बात करने वाले हैं वो है आपका लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल जनरली हम लोग जो समझ रहे हैं कि लाइन इंटीग्रल का मतलब क्या होता है, लाइन को इंटीग्रेट करना, जबकि रियली में ऐसा है नहीं। लाइन को इंटीग्रेट करना नहीं होता है यहाँ पे। लाइन को मतलब कोई फंक्शन को लाइन के लॉन्ग इंटीग्रेट करना होता है, नहीं कि लाइन को इंटीग्रेट करना होगा। जब लाइन को इंटीग्रेट करेंगे तो सिंपल सा वो लेंथ निकलेगा, लेकिन यहाँ पे लाइन को इंटीग्रेट नहीं करना है। लाइन इंटीग्रल का मतलब क्या होता है, किसी फंक्शन को किसी लाइन के लॉन्ग में इंटीग्रेट करना होता है। ठीक है, तो लाइन इंटीग्रल को और भी हम बहुत नामों से जानते हैं। लाइन इंटीग्रल को हम क्या कर सकते हैं, तो इसको कर सकते हैं पाथ इंटीग्रल। पाथ इंटीग्रल और पाथ में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, जैसे लाइन भी हो सकता है या स्ट्रेट, एक सर्किल भी हो सकता है, तो इसको हम लोग दूसरा कहते हैं कर्व इंटीग्रल। और तीसरा जो होता है कंटूर इंटीग्रल। कंटूर इंटीग्रल हमने आपको क्या बताया सबसे पहले कि लाइन इंटीग्रल होता है क्या। तो लाइन इंटीग्रल का क्या होता है कि किसी फंक्शन के लाइन के अलोंग जब हम इंटीग्रेट करते हैं, देन वो जो कहलाएगा एक लाइन इंटीग्रल कहलाएगा। तो लाइन इंटीग्रल क्या होता है, तो आपका फंक्शन टू बी इंटीग्रेटेड along the curve C is called लाइन इंटीग्रल। सिंपल सा लाइन इंटीग्रल क्या होता है, किसी फंक्शन का किसी लाइन के अलोंग जब हम इंटीग्रेट करते हैं तब क्या बनता है, लाइन इंटीग्रल आता है। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या बताया हमने, फंक्शन आपके फंक्शन में आपके दो कंपोनेंट होंगे, एक्स और वाई कंपोनेंट होगा। लाइन को हमने बता दिया, एक स्मॉल जो एलिमेंट लेंगे तो वो हो गया आपका ds। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। ठीक है, और ये हो गया i का 1 से लेकर n तक, f x i y j, और ये हो गया आपका dsi। सिंपल सा हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया है, यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन लिए हैं और इंटीग्रेशन को ही समेशन में जोड़ दिए हैं। आपको भी पता है कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, तो हम लोग समेशन से इसको डिफाइन कर दिए। ठीक है, तो ये किसके लिए किए, हम लोग कर्व के लिए किए। तो यहाँ पे लाइन इंटीग्रल का मतलब क्या होता है, किसी फंक्शन का उस लाइन के या कर्व के लॉन्ग जो हम इंटीग्रेट करते हैं तो क्या बनता है, लाइन इंटीग्रल बनता है। ठीक है, इसका और भी दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। देखिए अब क्या है, लेट एफ आर बी ए वेक्टर फंक्शन। क्या है आपका, एफ आर एक वेक्टर फंक्शन है। देन क्या होगा, देखिए आप मान लेते हैं आपका ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे कोई हम कर्व ले लिए। ठीक है, ये कर्व आपका हो गया P से लेकर Q तक। हमने इस पे एक आपको फंक्शन डिफाइन कर दिए, इसमें हमने क्या डिफाइन कर दिया, फंक्शन। और वो फंक्शन कौन सा है, तो एफ आर है। ठीक है,
अब जब ये फंक्शन डिफाइन कर दिए, अब आपको क्या कर रहे हैं कि आपको लाइन इंटीग्रल निकालना है, लाइन इंटीग्रल निकालना है। तो जैसा हमने बताया आपका कि लाइन इंटीग्रल क्या होता है, तो इस कर्व के अलोंग जब इस फंक्शन को रिलेट करते हैं तब उसको लाइन इंटीग्रल बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले तो इस फंक्शन को इस लाइन के अलोंग डिफाइन करना पड़ेगा। जब अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए कि जब इसको डिफाइन करना पड़ेगा, इसका मतलब क्या होता है, देखिए आपका ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये भी मान लेते हैं कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये आपका b है और ये आपका जो वेक्टर है वो a है। अब हम चाहते हैं कि इसको हम इसके अलोंग डिफाइन करें। तो इसके अलोंग जब डिफाइन करते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं कि प्रोजेक्शन लेते हैं, प्रोजेक्शन a अपॉन b, या फिर दूसरा कहते हैं कि हम लोग क्या लेते हैं, कंपोनेंट लेते हैं। क्या करते हैं, कंपोनेंट लेते हैं। कंपोनेंट किसका लेंगे, a का, अब किसके पर, b पे। तो क्या होता है कि आपको भी ये पता है कि इसमें जिसको हम लोग डिफाइन कर रहे हैं और जिस पे कर रहे हैं उसका हम लोग यूनिट वेक्टर लेते हैं। क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर लेते हैं। यूनिट वेक्टर का मतलब आपका क्या हो गया कि यूनिट वेक्टर का मतलब आपको यूनिट वेक्टर हो गया, देखिए आपका b का यूनिट वेक्टर। देन आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर। तो ठीक यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं हमने यहाँ पे कर रहे हैं कि आपको हाँ, तो इस पे क्या करते हैं हम लोग कि ये आपका ये वेक्टर कंपोनेंट हो गया और जिसको हम लोग फंक्शन से डिफाइन कर रहे हैं। एंड यहाँ पे क्या होगा, इसका हम लोग क्या हुआ, कंपोनेंट लेना है किसका, इस वेक्टर फील्ड का। देन हमको क्या लेना पड़ेगा, ये आपका यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा। तो यूनिट वेक्टर को क्या डिफाइन करते हैं, इसको अब देखिए ये क्या है, इस पे टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर क्या होता है ये डिफाइन करते हैं। तो टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर, सबसे पहले क्या हो गया कि टेंजेंशियल को डिफाइन किया, तो हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, डी आर अपॉन डी एस, डी आर अपॉन डी एस। यहाँ पे आर क्या है, तो आर आपका पोजीशन वेक्टर हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया, और एस क्या है, तो कर्व का लेंथ, कर्व का लेंथ। ठीक है, तो अब देखिए हमने दो कंपोनेंट डिफाइन किया है। पहले सबसे पहले तो डिफाइन किया हमने f को, जो एक वेक्टर फंक्शन है, और दूसरा डिफाइन कर दिया एक यूनिट वेक्टर को जो कर्व पे है। क्यों, क्योंकि आप चाह रहे हैं कि इस फंक्शन का कंपोनेंट आप इस कर्व के अलाउ लेना चाह रहे हैं। तो देखिए अब क्या होता है, इसके बाद देखिए अब क्या हो जाएगा कि कैसे डिफाइन करेंगे। अब क्या हो जाएगा, देखिए f और ये हो गया डी आर अपॉन डी एस, ये क्या हो जाएगा, ये आपका टेंजेंशियल कंपोनेंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, टेंजेंशियल कंपोनेंट, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एफ। कैसे, आपको हमने कंपोनेंट के बारे में बताया, जिसका भी कंपोनेंट चाहते हैं और जिस पे चाहते हैं वो सिंपल था, जिसका हम चाह रहे हैं उसको हम वेक्टर के रूप में लिखते हैं और जिस पे चाहते हैं उसको हम लोग यूनिट वेक्टर लिखते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये आपका वेक्टर कंपोनेंट हो गया, ये आपका यूनिट वेक्टर हो गया। तो यहाँ पर भी देखिए ये हमारे पास ये एक फंक्शन था और ये आपका डी आर अपॉन डी एस, एक ये क्या है, ये यूनिट टेंजेंशियल वेक्टर है। अब हम चाहते हैं कि इस वेक्टर का इस कर्व के लॉन्ग कंपोनेंट लिखना। देन ये क्या जाएगा, ये आपका एफ डॉट डी आर अपॉन डी एस। ठीक है, तो अब देखिए हमने टेंजेंशियल कंपोनेंट लिख दिया, किससे, वो बेसिक फॉर्मूले से ही, आपका प्रोजेक्शन का और ये कंपोनेंट के फॉर्मूले से। देन अब ये क्या है, लाइन इंटीग्रल क्या हो जाएगा, लाइन इंटीग्रल,
लाइन इंटीग्रल along द कर्व सी। अब सिंपल सा, अब हमने कंपोनेंट डिफाइन कर दिया कहाँ पे, इस कर्व के along। देन अब पूरे कर्व के लिए लेंगे तो क्या जाएगा, एफ डी आर अपॉन डी एस, और कर्व के लेंथ को अभी हमने बताया हम क्या लिखे, आपका एस है, तो क्या जाएगा डी एस के along आपका इंटीग्रेट कर देंगे। देन क्या जाएगा आपका फिर एफ डॉट डी आर, ये हो गया आपका लाइन इंटीग्रल। ये क्या हो गया, लाइन इंटीग्रल। सिंपल सा आपका ये हो गया लाइन इंटीग्रल। तो सिंपल सा लाइन इंटीग्रल का मतलब क्या होता है, किसी भी वेक्टर फील्ड का जब हम किसी कर्व के अलोंग कंपोनेंट को डिफाइन करते हैं और उसको जब इरेजर करते हैं तो वो होता है आपका लाइन इंटीग्रल। मतलब सिंपल सा हम लोग ये कह सकते हैं कि लाइन इंटीग्रल इज द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर फील्ड, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर फील्ड। मतलब लाइन इंटीग्रल क्या है, तो किसी भी वेक्टर फील्ड का कंपोनेंट है। तो इस टाइप से हमने डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब देखिए इसी में और भी हम डिफाइन करते हैं कि एफ को क्या मैंने बोला, एक वेक्टर फील्ड बोला। इसका मतलब ये होगा कि इसमें आपका कुछ एक्स डायरेक्शन में भी होगा, कुछ आपके वाई डायरेक्शन में भी होंगे, और कुछ आपके जेड डायरेक्शन में भी होंगे। इसको और भी अगर ढंग से लिखना चाहें तो सिर्फ और सिर्फ इसमें एक्स कंपोनेंट नहीं होगा, इसमें आपका वाई कंपोनेंट भी होगा। तो ऐसे लिख देते हैं कि F1 आई कैप, F2 जे कैप, F3 के कैप, ठीक है। आर क्या है, आर को आपको हमने बताया कि आर क्या है, पोजीशन वेक्टर है। क्या है आपका, पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है। देन आप लिख सकते हैं कि एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। देन अगर आप डी आर लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, डी एक्स एक्स कैप आई कैप डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ठीक है। अब हमने एफ को भी डिफाइन कर दिया और डी आर को भी डिफाइन कर दिए। तो देखिए अब नेक्स्ट स्लाइड में क्या हो जाएगा कि लाइन इंटीग्रल इक्वल टू एफ और ये डी आर। देन एफ को डिफाइन किया था F1 आई कैप, F2 जे कैप, F3 के कैप, ठीक है। एंड डी आर को डिफाइन किए थे डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप, ठीक है। अब देखिए जब डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो आप जानते हैं कि आई डॉट आई 1 होता है और जे डॉट जे 1 होता है और के डॉट के आपका 1 होता है। और साथ में अगर आई का अगर दूसरे कंपोनेंट के साथ, अगर आई का मतलब आई के अलावा मतलब जे या फिर के या फिर जे का के साथ, ये सारे के सारे जीरो हो जाते हैं, ये सारे के सारे जीरो हो जाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए सिंपल सा हम इसमें क्या निकाल लेंगे, फिर आपका हो जाएगा ये सी F1 डी एक्स प्लस F2 डी वाई प्लस F3 डी जेड। तो ये आपका लाइन इंटीग्रल को इस टाइप से हम लोग डिफाइन करते हैं। ये कोई याद करने का डेफिनेशन नहीं है, तो सिंपल सा आपको क्या याद रखना है, तो लाइन इंटीग्रल इक्वल टू क्या होता है, तो लाइन इंटीग्रल इक्वल टू क्या होता है कि एफ डॉट और डी आर। अब एफ डी आर को क्या आपको याद रखना है, तो डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप। और जैसा फंक्शन दिया रहेगा उसके अनुसार हम लोग आगे कंटिन्यू करते चल जाएंगे, ठीक है।
इसमें कुछ ये फॉर्मूला को याद रखने का जरूरत नहीं है, इसमें कुछ जरूरत नहीं। ठीक है, अब देखिए इसी को और भी हम एक्सप्लेन करें कि अगर मान लेते हैं कि कोई फंक्शन सिर्फ एक्स वाई में भी हो सकता है और फंक्शन दूसरे फॉर्म में भी हो सकते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। तो देखिए अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में रहेगा तो देन क्या हो सकता है, तो पैरामेट्रिक फॉर्म देखिए इसमें भी लाइन इंटीग्रल के लिए कुछ नहीं होगा। अब पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होता है कि जो भी एफ होता है उसको हम किस में डिफाइन करते हैं, टी में या थीटा में, किसी थर्ड कंपोनेंट में डिफाइन करते हैं। तो मान लेते हैं कि इसको हम लोग टी में डिफाइन किए हैं और ये भी आपका जो है वो भी टी में डिफाइन है और जो F3 है वो भी आपका टी में डिफाइन है। ठीक है, अब देखिए आर को हमने क्या डिफाइन किया था, आर को डिफाइन किया था डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप और डी जेड आपका के कैप। ठीक है, तो डी आर, अब डी डी आर को डिफाइन किया था डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप। ठीक है, तो अब जब क्या हो रहा है कि एक्स भी टी का फंक्शन है, वाई भी टी का फंक्शन है और जेड भी टी का फंक्शन है, देन डी आर अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी आई कैप डी वाई अपॉन डी टी जे कैप डी जेड अपॉन डी टी के कैप। ठीक है, अब देखिए इसमें इसको अगर हम और भी थोड़ा सा अगर हम इसको सही करें तो देखिए क्या हो जाएगा कि एफ एल जो लाइन इंटीग्रल क्या होता है, एफ एफ को किस में डिफाइन कर दिया, टी में डिफाइन कर दिए थे और आर को भी किस में डिफाइन करना पड़ेगा, टी में डिफाइन करना पड़ेगा और देन ये क्या हो जाएगा, टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा। तो सिंपल सा देखिए हमने क्या कर दिया कि एफ को ये पूरा ही एफ हो गया। ठीक है, ये पूरा ही एफ हो गया। अब हमको क्या करना है, डी आर को लिखना है। तो डी आर क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए डी एक्स डी टी आई कैप डी वाई डी टी जे कैप प्लस डी जेड डी टी के कैप, ये हो गया आपका डी टी। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा एफ वन टी डी एक्स डी टी एफ टू टी डी वाई डी टी एफ थ्री टी डी जेड अपॉन डी टी, ठीक हो जाएगा टी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिंपल सा डॉट प्रोडक्ट कर दिए हैं। तो एफ वन टी डी एक्स डी टी एफ टू डी वाई डी टी एफ थ्री डी जेड डी टी और टी के रिस्पेक्ट पे इंटीग्रेट कर लेंगे। हमको आपको अगर हम बात करें तो इसमें याद करने वाला कुछ चीज़ नहीं है, ये सिंपल जो हम लोग सिंपली इमेजिन करके आपको हम लोग ये जो क्वेश्चन में करेंगे उसी को यहाँ पे बता रहे हैं। यहाँ पे याद करने वाला जो चीज़ है वो हम लोग बता देते हैं। देखिए आपका याद करने वाला क्या चीज़ है, आपका याद करने वाला जो चीज़ है, देखिए आपको लाइन इंटीग्रल में लाइन इंटीग्रल पहला तो ये आता है कि लाइन इंटीग्रल होता है क्या। तो लाइन इंटीग्रल होता है आपका किसी भी वेक्टर फील्ड का किसी लाइन के अलोंग कंपोनेंट को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो लाइन इंटीग्रल करते हैं। तो सिंपल सा इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो लाइन इंटीग्रल along the curve C इक्वल टू क्या होता है, तो सिंपल याद रखना है कि F डॉट डी आर होता है। ठीक है, अगर आपका पैरामेट्रिक फॉर्म में हो देन क्या हो जाएगा, अगर कोई आपका पैरामेट्रिक फॉर्म में हो तो क्या हो जाएगा, एफ डी आर अपॉन डी टी
और dt। इसमें कोई एक्सपेंशन नहीं, कुछ नहीं याद रखना है, डायरेक्ट आपको यही दो फॉर्मेट याद रखने हैं और इसके अलावा कोई फॉर्मेट नहीं याद रखने। ऊपर के जितने भी हम बताए हैं वो एक्सपेंशन करके बताए हैं कि आपका आर में कैसे कैसे हम एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। वो आप वहां पर डायरेक्टली करिएगा, उसको याद रखने वाला चीज वहां पे नहीं है। चलिए ठीक है, ये आपका लाइन इंटीग्रल हो गया, ये भी आपका लाइन इंटीग्रल हो गया, ठीक है। अब देखिए कहता है कि कोई भी कर्व जब क्लोज्ड हो, इफ गिवन कर्व इज क्लोज्ड, क्यों क्लोज्ड हो, देन लाइन इंटीग्रल क्या होगा, लाइन इंटीग्रल क्या होगा आपका, लाइन इंटीग्रल along the curve, along the curve। आपका जब क्लोज हो जाए तो सिंपल सा याद क्या रखना है, क्या आपको याद रखना है, एफ डॉट डी आर, और ये सी हो गया। और क्लोज्ड के लिए यहाँ पे हम लोग क्या देते हैं, क्लोज्ड के लिए ये देखिए आपका यहाँ पे सी देते हैं, ठीक है। ये जब इस टाइप से अगर इंटीग्रेशन के बीच में अगर पूरा एक सर्किल आ गया, इसका मतलब क्या है, कर्व जो है वो क्लोज्ड है। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखिए एफ डी आर अपॉन डी टी, और ये आपका हो गया डी टी, ठीक है। तो ये भी क्या जगह आपका इस टाइप से लिख दिए, तो ये हो गया क्लोज्ड, ठीक है। तो सिंपल सा कुछ नहीं, क्लोज्ड के लिए इंटीग्रेशन के बीच में सर्किल बना देते हैं और इस टाइप से हम लोग क्लोज कर्व को हम लोग इंडिकेट कर देते हैं। तो सिंपल सा कुछ हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं, जो प्रॉपर्टीज हम आपका यहाँ पे यूज करेंगे, और वो भी किसका प्रॉपर्टी, तो आपका इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं। पहला जो प्रॉपर्टीज है वो देखिए क्या है, पहला जो प्रॉपर्टीज है एफ डॉट डी आर, अगर सी रहे तो इसी को क्या करते हैं कि हम अगर पूरे कर्व को निकालना है, लेकिन कर्व जो है वो ब्रेक हो रहा है, कर्व क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, तो इसको हम लोग दो पार्ट में तोड़ते हैं। पहला हो गया ये C1 कर्व और ये हो गया C2 कर्व, ये क्या हो गया आपका C2 कर्व। तो सिंपल सा C जो है अगर दो कर्व से मिलके बना हुआ है, C जो है वो दो पार्ट से कर्व से बना हुआ है, तो क्या करते हैं दोनों को सम कर देते हैं, C1 प्लस C2। या फिर हम ये कहें कि इसी को अगर हम इस टाइप से भी लिखा जा सकता है कि अगर कोई लिमिट A से हमको B पर जाना है और लेकिन A से B के बीच में एक स्टॉपेज आ गया है, देन A से पहले C पे जाएंगे, वो स्टॉप पे जाएंगे, और फिर स्टॉप से फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। इसको और भी हम कह सकते हैं कि A से अब B तक में ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ता है, तो जरूरत इसीलिए पड़ता है कि मान लेते हैं कि A से C तक में जो कर्व है, अब इस टाइप से देखिए, अब हमने कर्व बना दिया, ये हमने जो कर्व बनाया आपका वो ये बना दिया, ठीक है। अब देखिए हमको अब ऊपर तक जाना है, कहां तक, ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया, ठीक है। अब A से B तक जाना है, तो यहाँ पर ये देखेंगे कि जब C1 कर्व की बात करते हैं तो क्या होता है कि इसमें तो x वेरी कर रहा है और y कांस्टेंट है, इसमें क्या हो रहा है x वेरी कर रहा है और y कांस्टेंट है। और यहाँ पे जब C2 कर्व के लिए देखेंगे तो यहाँ पे आपका y वेरी कर रहा है और x जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो लिमिट भी उसी के अनुसार लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर कांस्टेंट है तो dx आपका 0 हो जाएगा,
तो फर्स्ट कंपोनेंट के लिए जो आपका डीएफ नॉन जीरो था, सेकंड कंपोनेंट के लिए डीएफ आपका जीरो हो गया, तो लिमिट भी उसके अनुसार करना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि कर्व को ब्रेक करना पड़ता है। तो आप सिंपल सा पूरे जो कर्व हो गया वो सी इक्वल टू सी1 प्लस सी2, और यहाँ पे अगर हम एक स्टॉपेज आ गया तो हम पहले स्टॉपेज पे जाएंगे और फिर स्टॉपेज से हम नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया। सेकंड प्रॉपर्टीज में देखिए आपका सेकंड प्रॉपर्टीज में क्या होगा, सेकंड प्रॉपर्टीज में आपका हो जाता है कि अगर लिमिट आपका ए से बी हो, एफ डॉट टी आर, देन इस लिमिट को भी आप चेंज कर सकते हैं। आप लिमिट को ही चेंज कर सकते हैं, मतलब कि लोअर को अपर में और अपर को लोअर में करना है। तो सिंपल सा ये आपको सिंपल सा यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जैसे ही माइनस करेंगे तो अपर लिमिट लोअर हो जाएगा, लोअर लिमिट अपर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा इसका मतलब ये हुआ कि पहले तो कर्व किस पे जा रहा था, तो ए से बी तक जा रहा था, और फिर इसमें क्या हो गया कि आपको क्या करना है कि ये इस टाइप से, तो इन दोनों में क्या होगा कि रिलेशन क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ माइनस का रिलेशन होगा। तो इन दोनों रिलेशन का हम लोग यूज करेंगे, और यूज करते हुए आगे हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, आगे हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो लाइन इंटीग्रल से एक रिलेटेड हम एक क्वेश्चन लिए हैं, और जो वो क्वेश्चन है वो सिंपल सा देखिए, एक वेक्टर फील्ड को डिफाइन किया है, और वेक्टर फील्ड को लाइन इंटीग्रल देखिए, यहाँ पे लाइन इंटीग्रल निकालना है, और इसके लिए तीन कर्व को फॉलो कर रहा है। तो सबसे पहले तो हम डायग्राम बनाते हैं और देखते हैं कि वो कर्व जो है वो किस टाइप से वो चेंज कर रहा है। सिंपल सा देखिए, हम यहाँ पे कर्व बना रहे हैं। पहला जो है वो है एक पैराबोलिक कर्व है, और पैराबोलिक कर्व का है। तो पैराबोलिक कर्व जो है देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया, तो एक्स स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे ये जो है वो बाई के सिमेट्री होगा। ये क्या हो जाएगा, बाई के सिमेट्री हो जाएंगे। ठीक है, बाई के सिमेट्री हो गया, पहला भी हो गया। तो ये आपको हम चल दी, इसको नाम देते हैं, ये हो गया आपका C1 कर्व, तो ये हो गया आपका C1। ठीक है, अब दूसरा स्ट्रेट लाइन फ्रॉम 0 0 टू 1 0। दूसरा क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो पहले क्या होगा, 0 0 से ये आपका 0 0 हो गया, मतलब ऑरिजिन से शुरू होगा, और ऑरिजिन से शुरू होकर देखिए आपका क्या जाएगा, ये यहाँ तक जाएगा। ये आपका मान लेते हैं कि आपका ये 1 0 तक यहाँ तक गया। ठीक है, फिर देखिए क्या है, फिर 1 1 पे जाएगा। तो इसका देखिए हम लोग 1 1 पे चले जाते हैं। ये आपका 1 1 पे, चलिए ये मान लेते हैं कि ये आपका 1 और ये 1 है। ठीक है, तो जो पहला जो कर्व था वो क्या था आपका, बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर था। ठीक है, अब देखिए थर्ड कर्व क्या है, 0 0 टू 1 1। देखिए आपका ये क्या है, 0 0 टू 1 1। ये देखिए आपका, ये आपका C3 हो गया, और ये आपका C2 हो गया। ठीक है, तो ये C1 C2 और ये C3। ठीक, तीन कर्व थे, तीनों कर्व के हमने ट्रेस कर दिए। ठीक है, अब 1 बाई 1 इसको क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। 1 बाई 1 इस क्वेश्चन को सोल्व करने का कोशिश करते हैं। इसमें थोड़ा सा स्लाइडिंग ऊपर नीचे हो गया है। अब चलिए इसको हम लोग, हाँ ठीक है, तो इस पे लेते हैं। पहले जो लिए थे उसको यहाँ पे 1 बाई 1 हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए आपका, ये आपका एक्सिस हमने बना दिया, एक्सिस बना दिए। देखिए आपका, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस,
पहला क्या लिया था हमने, एक पैराबोला लिया था। सिंपल सा पैराबोला बना देते हैं। सिंपल सा आपको ये किसमें हम क्या बनाते हैं, पैराबोला बना देते हैं। पैराबोला बनाने के बाद ये क्या था, y=x²। दूसरा 0 0 से शुरू हुआ था और किस पे गया था, 1 1 पे गया था। चलिए ये आपका हो गया 1 0। फिर दूसरा था 1 1 तक गया था। ये आपका क्या हो गया, 1 और 1 तक गया था। ठीक है। और लास्ट क्या था, तो एक डायरेक्ट ही आपका ये कर्व था। ये आपका ये डायरेक्ट ही था, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। और इसमें आपका ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसको हम लोगों ने C1 कर्व कहा था, ये C2 और ये आपका C3। ठीक है। आपके फंक्शन क्या दिए हुए थे, तो सिंपल सा फंक्शन दिया हुआ था बाई आई कैप और एक्स जे कैप। ठीक है। तो इसमें हम फंक्शन को लिख देते हैं f = बाई आई कैप और एक्स जे कैप। ठीक है। लाइन इंटीग्रल निकालना है किसके, 3 कर्व के लॉन्ग। तो हम 1 बाई 1 बात करेंगे। तो सबसे पहले लाइन इंटीग्रल क्या होता है, तो उसको हम डिफाइन करते हैं। तो लाइन इंटीग्रल अलोंग सी क्या डिफाइन करते हैं, तो f और ये dr डिफाइन करते हैं। ठीक है। जब f और dr डिफाइन करते हैं, देन क्या हो जाएगा आपका, सिंपल सा इसको हम l मान लेते हैं इंटीग्रल को, और f dr, देन f क्या था आपका, बाई आई कैप एक्स जे कैप, और dr इक्वल टू होता है आपका, dr इक्वल टू क्या होता है, तो dx आई कैप d बाई जे कैप। ठीक है। अब देखिए इसमें अब क्या हो जाएगा, तो बाई dx माइनस एक्स डी वाई। सिंपल सा कर्व बना दिए। अब हम लोग डिफरेंट कर्व के लिए डिफरेंट आपका डिफरेंट लाइन इंटीग्रल हम लोग करेंगे। तो सबसे जो पहला जो आपका है वो क्या है, एक पैराबोलिक कर्व है। पैराबोलिक कर्व है। अब पैराबोलिक कर्व क्या है, तो y=x² है। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे दो कंपोनेंट है, dx और dy। तो सबसे पहले इसको हम लोग एक में डिफाइन करना पड़ेगा, वो कर्व टू कर्व वेरी करेगा। तो सबसे पहले क्या है, एक पैराबोलिक कर्व है, देन y=x²। देन आप लोग लिख सकते हैं क्या जाएगा कि dy = 2x dx, 2x dx। तो सिंपल सा 2x dx। तो अब देखिए ये C1 कर्व के लिए क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बाई की जगह पे क्या पुट कर देंगे, x², और ये हो गया dx। अब देखिए x और यहां से dy के लिए तो 2x और ये आपका dx। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स हैं वो किसमें कन्वर्ट हो गया है, तो वो x में कन्वर्ट हो गया है। किसमें कन्वर्ट हो गया, x में। तो अब ये dx का मीनिंग ऑलरेडी बताया है कि वेरिएशन इन x एक्सिस, वेरिएशन इन x एक्सिस। तो x एक्सिस कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, तो x एक्सिस जो वेरी कर रहा है वो 0 से लेकर 1 तक वेरी कर रहा है। ठीक है। तो अब देखिए इसमें ये आपका अगर मिला लेते हैं तो 2x² हो गया, और ये dx, और यहां से x² है, देन क्या जाएगा आपका x² dx, किसमें, तो माइनस में। माइनस को बाहर निकाल देते हैं, ये आपका हो गया 0 से 1। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा कि x³ इंटीग्रेशन में हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 से लेकर 1 तक, ये माइनस में। तो होल इंटीग्रेशन क्या हो गया, -1/3, -1/3। अब हम लोग सेकंड के लिए करते हैं। सेकंड जो था
वो दो कर्व में डिवाइड हो रहा था। पहले 0 0 से लेकर 1 0 पे जा रहा था, फिर 1 0 से लेकर 1 1 पे जा रहा था। तो सेकेंड कर्व क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। सेकेंड कर्व स्ट्रेट लाइन है। पार्ट वन में क्या हो रहा था, 0 0 से कहां पे जा रहा था आपका, 1 0 पे जा रहा था। पार्ट टू में क्या हो रहा था, 1 0 से आपका 1 1 पे जा रहा था। अगर हम बात करें तो कर्व कुछ इस टाइप का था, यहां से ऐसा गया और फिर यहां से ऐसे गया। तो ये आपका 1 0, ये आपका 0 0 फर्स्ट, और ये आपका 1 1। ठीक है, इसको C2 नाम देते हैं, C2 1 कर देते हैं, और ये आपका C2 2 कर देते हैं। ठीक है, देखिए आपका लाइन इंटीग्रल के लिए अभी हम लोगों ने निकाला था क्या, L इक्वल टू बाई डी एक्स और एक्स डी बाई, ये आपका कर्व था। ठीक है, लाइन इंटीग्रल के लिए। तो अब हम लोग क्या सबसे पहले कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम लोग कर्व ये C2 1 के लिए निकालते हैं। तो फॉर कर्व C2 1, किसके लिए, C2 1। तो C2 1 में देखेंगे कि x क्या हो रहा है, तो x वेरी कर रहा है। x क्या हो रहा है, कहां से जा रहा है, 0 से जा रहा है, किस पे, 1 तक जा रहा है। यहां से देखिए x वेरी कर रहा है, यहां तक जा रहा है। और बाई क्या है, तो यहाँ पे देखिए ये जो बाई है वो दोनों ही कंपोनेंट क्या है, वो 0 है। ये क्या हो गया, 0 हो गया। देन आपका डी बाई क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि बाई कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो हो जाता है 0। देन अगर हम लाइन इंटीग्रल की बात करें तो C2 1 इक्वल टू क्या जाएगा आपका, इसमें देखिए पुट कर दीजिए, ये हो गया कर्व के लॉन्ग लिख देते हैं। तो अब ये हो जाएगा बाई क्या है, तो 0 है, डी एक्स वेरी कर रहा है। अब देखिए इसमें x, और ये देखिए फिर बाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसके लिए 0 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप लिमिट की भी बात करें तो लिमिट क्या हो जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ x वेरी कर रहा है, तो x कहां से कहां तक जाएगा, तो ये जाएगा 0 से लेकर 1 तक जाएगा। तो अब देखिए एक इसके कारण 0 कर दिया, दूसरा इसके कारण 0 हो गया, तो जो ये होल हो गया वो एक आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मतलब फर्स्ट कर्व जो हो गया उसके लिए क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब सेकेंड कर्व के लिए, कर्व C2 2 के लिए, जब C2 2 मतलब हम इस कर्व के बारे में बात कर रहे हैं, जब हम इस कर्व के बारे में बात कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट दोनों ही सेम है। मतलब x इक्वल टू क्या हो गया, 1, और बाई इक्वल टू क्या हुआ, तो बाई देखिए वेरी कर रहा है 0 से लेकर कहां पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है। देन ये हो जाएगा dx इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, dx इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि x जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट होने के कारण dx क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देन C2 2 के लिए हम क्या हो जाएगा, देखिए आपको बाई वेरी कर रहा है, बिल्कुल वेरी कर रहा है, dx वेरी नहीं कर रहा है, ये हो गया 0। अब ये हो गया क्या, देखिए x क्या है, 1 है, dy वेरी कर रहा है, तो ये अब क्या आपका बाई, कहां से कहां तक जाएगा, तो 0 से लेकर 1 तक जाएगा, 0 से लेकर 1 तक जाएगा। देन आपका क्या जाएगा, माइनस बाई, आप क्या जाएगा 0 से लेकर 1, तो क्या हो जाएगा आपका -1। ठीक है, -1। तो इस टाइप से हम लोगों ने प्रॉपर्टीज का भी अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर्टीज में हम यही बात कर रहे थे कि जब कोई भी कर्व अगर दो पार्ट में सेपरेट हो तो दोनों को ही अलग अलग इंटीग्रेट कर लेते हैं, और दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारा कंप्लीट इंटीग्रेशन माना जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो लाइन इंटीग्रल के लिए क्या हो गया, लाइन इंटीग्रल
लाइन इंटीग्रल along कर्व C2 इक्वल का जगह C2 1 और प्लस C2 देन का जगह फर्स्ट के लिए तो 0 आया, सेकंड के लिए -1 आया, तो जो कंप्लीट जो हो गया वो लाइन इंटीग्रल वो गया आपका -1। क्या हो गया? -1। कभी भी अब ये मत बोलना कि लाइन इंटीग्रल सर निगेटिव हो सकता है या सिर्फ पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव कब होगा? जब हम लेंथ की बात करते हैं। तो यहाँ पे लेंथ नहीं है, किसी भी वेक्टर फील्ड का कंपोनेंट है उस लाइन के लॉन्ग में। ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, इसमें कोई यहाँ पे थी, कोई यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होगा, किसी को डॉट नहीं होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होंगे, यहाँ पे निगेटिव भी हो सकता है। तो आपका लाइन इंटीग्रल निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकते हैं, इसमें कोई सी तरह का कोई डॉट नहीं होना चाहिए। सिर्फ जब लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ आपका पॉजिटिव होता है, यहाँ पे हम लोग लेंथ बात नहीं कर रहे, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब देखिए लास्ट कर्व की बात कर रहे हैं। कर्व का जगह C3। अब C3 कर्व क्या था? तो सिंपल सा C3 कर्व क्या था कि x और ये y था, और एक जो ये था आपका, ये आपका 0 0 था, और ये आपका ये 1 1 था, और ये इस टाइप से, ठीक है। अब देखिए ये आपका C3 कर्व था, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जब C3 कर्व देखेंगे, यहाँ पे x जैसे जैसे वेरी कर रहा है उसके अनुसार y भी वेरी कर रहा है। मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो देखो यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे y देखो ये 0 था और यहाँ पे 1 था, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों ही वेरी कर रहे हैं। तो दोनों ही वेरी कर रहे हैं तो आप रिलेट करना पड़ेगा। कैसे? लाइन के लॉन्ग में। तो आप जानते हैं आप कि इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे होता है? तो y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, ठीक है। अब ये क्या हो जाता है? x माइनस x1, ठीक है। अब देखिए इसमें y माइनस 0 और 1 माइनस 0 और ये 1 माइनस 0 और ये भी हो गया। देखिए इसको हम लोगों ने ये x1 और ये y1 मान लिया, इसको x2 और y2 मान लिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? y इक्वल टू x, मतलब एक लाइन का इक्वेशन आ गया। क्या आ गया? इक्वेशन ऑफ लाइन आ गया, ठीक है। अब देखिए एफ डी आर क्या निकाले थे? तो एफ डी आर निकाले थे हमने एफ डी आर हम लोग ऑलरेडी सोल्व कर लिए थे, और वो जो आया था वो था आपका बाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई था, ठीक है, कर्व के लिए। अब हम लोग किसके लिए निकाल रहे हैं? C3 कर्व के लिए निकाल रहे हैं। तो अब देखिए C3 को हमने डिफाइन कर दिया, एक कर्व को डिफाइन किया, वो क्या है? लाइन है। देन यहाँ पे क्या जगह कि डी बाई इक्वल टू डी एक्स। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे x भी वेरी कर रहा है और y भी वेरी कर रहा है, और यहाँ पे एक सिंगल इंटीग्रेशन है। तो सिंगल इंटीग्रेशन में जब भी लिमिट ले सकते हैं तो या तो x का ले सकते हैं या तो y का ले सकते हैं। तो हमको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा, इसीलिए हमने लाइन का इक्वेशन निकाला, और लाइन का इक्वेशन निकालते के साथ एक में वो वेरी कर गया। तो आप किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि y को x में कन्वर्ट कर देना, देन x dx, और ये हो जाएगा x तो पहले से ही है, और dy के लिए हम लोग dx लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो अगर सिंपल सा ये तो आपका कट गया, लेकिन अगर आप लिमिट चाहते हैं तो देखिए x में आपका कहाँ तक हो जाएगा? तो ये आपका ये 1 0 तो हो जाएगा, ठीक। लिमिट आपका क्या हो जाएगा? ये लिमिट आपका 0 से लेकर 1 तक हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए ये ऑलरेडी 0 आ चुका है, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोगों ने लाइन इंटीग्रल निकाल लिए, ठीक है।
तो यहीं पे हम एक क्वेश्चन दे देते हैं और प्रैक्टिस आप लोग उस पर करिएगा इस क्वेश्चन पे, और देखिएगा आपसे ये बनता है या नहीं बनता है। देखिए इसमें हम सिंपल सा एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि इवैल्यूएट एफ टीयर वेयर एफ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x बाई जे, कर्व जो है C इज द rectangle in the xy plane। xy प्लेन मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या है, इसमें x और y कंपोनेंट होंगे, z कंपोनेंट नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ xy प्लेन पे है। अगर z कंपोनेंट अगर हुआ भी तो वो आपका 0 हो जाएगा। ये आपका y इक्वल टू 0, x इक्वल टू a, y इक्वल टू b, और एंड लास्ट में x इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो सिंपल सा ये जो होल जो कर्व है वो 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और चारों के अनुसार हम लोग एक लिमिट लेंगे और वो उसके बाद आपका ये सोल्व हो जाएगा। जैसा अभी हमने 2 कर्व के लिए लिया था, सेम वही प्रोसीजर आप यहाँ पे फॉलो करेंगे और आपको यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको जो आंसर आएगा वो आपका आएगा -2ab स्क्वायर। आपका आंसर जो आएगा -2ab स्क्वायर। ठीक है, एक बार प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करने के बाद बताएंगे कि आप बनता है या नहीं। ठीक है, और पैरामेट्रिक फॉर्म और भी इसमें कुछ कंसेप्ट है, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।